तो साइमन कमीशन जो था, वो जो बॉडी थी वो साइमन कमीशन के, आप कह सकते हो कि साइमन कमीशन जो था भारत के अंदर आता है आपके 1927 में। देखो, अच्छा क्या था साइमन कमीशन? 1919 में जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था ना, उसमें आपको पता 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो तो जलियांवाले बाग की ट्रेजेडी भी हुई थी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था 1919, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि ये जो लॉ होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा होगा इसको हम हर 10 साल के बाद रिवाइज करेंगे। इसके अंदर हम जो है लॉज को रिवाइज करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। तो इसी दौरान 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को एक ट्रेजेडी होती है जिसको हम जलियांवाले बाग की ट्रेजेडी कहते हैं। तो इंडियन चाहते थे भाई कि ये जो ट्रेजेडी हुई है, तो इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं, तो उन्होंने जो ये जो दूसरा 10 साल के बाद आना था, हमारा 1929 में आना था दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो 2 साल पहले आ गया क्योंकि उस समय प्रेशर था। तो आप कह सकते हो कि इन नवंबर 1927 इटसेल्फ 2 ईयर्स द शेड्यूल के पहले ही 2 साल आ गया। अब ब्रिटिशर ने क्या अनाउंस किया भाई? देखो, ब्रिटिशर ने अनाउंस किया कि हम एक 7 मेंबर्स की बॉडी को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसकी जो चेयरमैनशिप होगी वो सर जॉन साइमंड्स होंगे, सर जॉन साइमंड्स होंगे, जो रिपोर्ट करेंगे कंडीशन ऑफ इंडियन अंडर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1919 में बना, उसकी जो रिपोर्ट है वो ये देंगे भाई, इंडियन के अंदर, इंडियंस या इंडिया के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, इंडियन के साथ क्या हो रहा है। तो मजाक वाली बात ये थी कि ये लोग हमें इंसाफ देने के लिए ना, हमें इंसाफ दे रहे हैं, लेकिन सारे गोरे थे इसमें। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिशर्स, ठीक है, सारे मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1930 में रखी, और इस रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन की कि एवोल्यूशन किया जाए जो डायरकी है, डायरकी जो थी उसको खत्म किया जाए, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और जो प्रोविंसेस के अंदर गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल हो। अब डायरकी क्या था, थोड़ी देर मैंने पढ़ाया कि इनने एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी 1919 में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनाई ना इन्होंने, इन्होंने पावर्स को डिवाइड किया था एक ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट में। तो इन्होंने कहा भाई कि ठीक है आपने किया, लेकिन इसको खत्म कर दो, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो प्रोविंसेस के अंदर। उस समय भारत के अंदर कुल 11 प्रोविंसेस थे। फिर कैमिनल अवार्ड की बात हुई इन अगस्त 1932। रामसे मैकडोनल्ड, उस समय के ब्रिटिशर के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें अनाउंस किया स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनोरिटीज। ठीक है, अब देखो ये हर बार ना कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे थे जिससे इंडिया के अंदर फूट पड़ी रहे, वो आपसी झगड़ों में लगे रहे, ठीक है। तो हम जो है हुकूमत करते रहे। तो विच कैम टू बी नॉन, जो इन्होंने कहा कि भाई मिनोरिटीज हैं, मिनोरिटीज के लिए भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो उसको बाद में हम कहते हैं कि कैमिनल अवार्ड था। इसमें गांधी जी ने जो था, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो गांधी जी ने जो है वो फास्ट टू डेथ, फास्ट रखा था कि जब तक ये नहीं हटाएंगे तो तब तक मैं भूखा ही रहूंगा, ठीक है जी। तो गांधी जी वाज डिस्ट्रेस्ड, इस चीज को लेके गांधी जी बड़े दुखी थे ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल कैमिनल रिप्रेजेंटेशन चल रहा था ना, इसको लेके अभी तो डिप्रेस क्लासेस को लेके था ये, पहले इन्होंने सिक्स वगैरह को इंट्रोड्यूस किया, एंग्लो इंडियंस वगैरह को, अब कह रहे हैं कि भाई जो मिनोरिटीज हैं उनको भी देखो आप, ठीक है। तो गांधी जी दुखी थे, गांधी जी को पता था कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि इंडियंस जो हैं वो आपस में ही डिवाइड हो जाएंगे। जो हम एक जंग लड़ रहे हैं ना, वो जंग हम जो है वो अच्छे से उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो फास्ट रखा था, फास्ट इनटू डेथ, ये यरवदा जेल है, यरवदा जेल। अब मुझे आप लिख के बताओगे कि यरवदा जेल कहां पर है, कौन सी स्टेट के अंदर? यरवदा जेल में, ये जेल के अंदर थे, अरेस्ट हो गए थे ये जेल। आप पढ़ाएंगे हिस्ट्री में क्यों अरेस्ट हुए थे, ये पहले से अरेस्ट थे। बट जब इन्होंने सुना था कि भाई राम से मैकडोनल्ड अवार्ड भी जो है अनाउंस किया गया है जिसमें मिनोरिटीज को जो है वो कहा गया इनको भी रिजर्वेशन दी जाए, तो वहां पर इन्होंने जो है फास्ट टू डेथ जो है वो निर्णय लिया था कि मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक ये हटाएंगे नहीं। तो फिर इनकी बात होती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से, ठीक है, बड़े लंबी कहानी है, छोड़ो इसको, हमें उसके साथ लेना देना नहीं, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम अभी पढ़ रहे हैं पॉलिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता 1935, याद रखना भाई,
ये पहला माइलस्टोन था इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। और आज भी आपके पास 60% जो आप संविधान यूज करते हो ना, कानून जो यूज कर रहे हो, जो हम जिस कानून पे चल रहे हैं, तो 60% जो कानून है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ही से उठाया गया है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक्ट मार्क करता आपका सेकंड माइलस्टोन टूवर्ड्स द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी इंडिया के अंदर। फीचर्स क्या थे इसने प्रोवाइड किया? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। तो ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब क्या था? जितने भी हमारे रजवाड़े हैं, ठीक है, जितने भी हमारी रजवाड़े प्रिंसली स्टेट ऑफ आपके प्रोविंसेस होंगे, मतलब ये एक एक छत के नीचे होंगे। मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब था कि मतलब ऑल एक ही कंबाइन होगी। जैसे आपका आर्टिकल क्या 23123 डिफाइन करता है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ ऑल स्टेट्स। तो इस तरह का इनने बात की। The act divided the powers between the center and units in term of 3 list। तो इस एक्ट में क्या होता है कि इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि पावर्स को डिवाइड किया गया, सेंटर को अलग पावर दी गई, यूनिट्स मतलब स्टेट्स को, उस समय स्टेट्स नहीं थी, प्रोविंसेस थे, उस समय प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस को अलग से पावर दी गई। तो 3 लिस्टें बनाई गई। तो 3 लिस्टें कौन सी थी आपकी? एक फेडरल लिस्ट थी, हम जिसमें कह सकते हैं कि सेंटर के लिए थी, जिसमें 59 आइटम्स थी जिन पे जो है वो सेंटर कानून बना सकता था। फिर एक ने प्रोविंशियल लिस्ट बनाई प्रोविंस के लिए, जिसमें 54 आइटम्स थी, जिसमें जो प्रोविंसेस थे तो वो अपना 54 आइटम्स पे अपना संविधान मतलब कानून बना सकते थे, कोई भी अपना लॉ बना सकते थे। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों 36 ऐसी आइटम्स थी, कहा कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके जब भी कोई ऐसी लिस्ट के ऊपर लॉ बनाना होगा जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बनाएंगे, तो 36 आइटम्स थी उस समय आपके कॉन्करेंट लिस्ट में। जो रेजिडरी बाकी बची हुई पावर थी ना, वो किसको दी गई? वाइसराय जो था, वाइसराय ऑफ इंडिया जो है वो बाकी वाली पावर्स को देखभाल करेगा, जो पावर्स है वो वाइसराय ही संभालेगा। इसने क्या किया? इट एबॉलिश्ड डायरकी। अच्छा, जो 1930 में रिपोर्ट साइमन कमीशन की हुई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भाई डायरकी को एबॉलिश किया गया, उस समय एबॉलिश नहीं किया गया। लेकिन जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता ना, उसमें डायरकी को जो है वो एबॉलिश किया गया, हटा दिया गया इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस, इन्होंने प्रोविंशियल एटोनॉमी दी। प्रोविंशियल एटोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोविंशियल एटोनॉमी मतलब प्रोविंस को अब पूरे तरीके से आजादी है भाई, जो चाहते थे ना इंडियंस उस समय, तो वो कहा अब तुम्हें प्रोविंशियल आजादी है अपने ऑन इट्स प्लेस। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या कहा कि जो बाइकैमरलिज्म इनने इंट्रोड्यूस किया, कितनी प्रोविंसेस के अंदर? 6 प्रोविंसेस में इनने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। तो बाइकैमरलिज्म मैंने क्या कहा, जिसमें लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। कुछ टाइम पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में भी आप कह सकते हो बाइकैमरलिज्म जो था थी विधानसभा जम्मू कश्मीर नहीं, 11 प्रोविंसेस में से 6 जो प्रोविंसेस थे उनमें इन्होंने बाइकैमरलिज्म किया। अच्छा, इन्होंने इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल। अच्छा, कैमरल जो था रिप्रेजेंटेशन, इन्होंने अभी तक जो अपनी हरकतें थी वो बाज नहीं आए। बाय प्रोवाइडिंग, अब किसको दे रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट? फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन हो गया, लेबर हो गया, वर्कर्स हो गया, इनको कहा भाई इनको भी हम क्या दे रहे हैं अब? इनको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब वुमेन को वुमेन चुनेंगे, और इस तरह की इनकी जो थी मानसिकता थी। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसमें ही बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना आज, तो वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही इस पे है, जो बनी है। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री। क्रेडिट ऑफ द कंट्री और करेंसी को कंट्रोल करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। फिर इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट बनाए गए। फेडरल कोर्ट मतलब एक सुपर बॉडी होगी, उसके नीचे छोटे छोटे कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट वगैरह होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह होंगे। तो ये 1937 में सेटअप किया गया था भाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बात करते हैं, उसके बाद आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1940। इंडिया बड़ा रो रहा था कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें भाई चाहिए आजादी, आजादी चाहिए। तो इंडिपेंडेंस एक्ट भी आ गया। ठीक है, हिस्ट्री में बहुत कुछ है। अगस्त आफर आया था, ठीक है, उसके बाद जो है अगस्त आफर के बाद आपका क्रिप्स मिशन वगैरह आया। ठीक है, सीएमए आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया, सीएमपी आया। ठीक,
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या हुआ, फरवरी 1920 को, 1947 में तो ब्रिटिशर प्राइम मिनिस्टर थे उस समय क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने ना डिक्लेयर किया दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। इन्होंने कहा कि जून 30, 1948 तक भारत से ब्रिटिशर का रूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब जब ये अनाउंसमेंट रेडियो के अंदर आई ना, हम कितने 200 सालों से पीछे पड़े हुए थे भाई, हाँ अंग्रेजों को भाई जाओ तुम जाओ यहां से जाओ। अब जब अचानक से अंग्रेजों ने खुद ही अनाउंसमेंट किया भाई कि हम जून 30, 1948 तक भारत छोड़ देंगे, तो इंडिया ने कहा भाई जा रहे हो तुम, क्यों जा रहे हो, इतना टाइम रुके, थोड़ा और रुक जाओ। तो इंडिया में खलबली बच गई। इंडियन किन ने कहा भाई ठीक है तुम जा रहे हो तो, लेकिन ऐसे मत छोड़ के जाओ हमें, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे पास थी, ऐसे मत छोड़ के जाओ भाई। ठीक है, उनको फील होने लगा यार क्यों जा रहे हो, है ना। देखो इतना टाइम से बोले जाओ जाओ जाओ, अब जाने के लिए अनाउंसमेंट किया तो इंडियन बोलते क्यों जा रहे हो। अच्छा, ऑन जून 3, 1947 क्या होता, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि जून 1947 में कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, जो किसने किया, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो फ्रेम किया इंडिया के अंदर, it cannot apply it cannot apply to those part of the country which were unwilling to accept it। कहने का मतलब है कि जो संविधान आपके कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया है, वो उन एरियाज पे अप्लाई नहीं होगा जो विलिंग्स नहीं है इसको एक्सेप्ट करने, मतलब पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता था, अलग स्टेट चाहता था, तो क्योंकि झगड़ा वही चल रहा था, उन्होंने कहा, उन्होंने मसला ही खत्म कर दिया सारा कि भाई ठीक है जो लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे मुद्दा था भाई ठीक है पाकिस्तान अलग, इंडिया अलग। फिर आपके जो लास्ट वाइसराय थे ना, लॉर्ड माउंटबेटन, द वाइसराय ऑफ इंडिया, पुट फोर्थ पार्टीशन प्लान। इसने पार्टीशन प्लान रखा जिसको आप कहते हो माउंटबेटन प्लान कहते हो, ठीक है। पार्टीशन का प्लान इसी ने रखा था लाके, ठीक है। मुस्लिम लीग भी खुश हो गई और उसके बाद हमारे कांग्रेस के भी खुश हो गई। फीचर्स ऑफ द एक्ट, क्या फीचर्स थे, इट एंडेड, ये जो गवर्नमेंट आपका इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1940, इसके इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर रूल जो है इंडिया में एंड हो गया एंड डिक्लेयर इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1907। इस रूल के, इस लॉ के अकॉर्डिंगली अब इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 में बिल्कुल आजाद मुल्क होगा। इन्होंने सारा, इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय, इस एक्ट के तहत वाइसराय का ऑफिस भी जो है वो हटा दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लो। मुगल एम्पीयर शाह आलम था जिसने ग्रांट किया था इनको दीवानी राइट्स टू द कंपनी आफ्टर इट्स वाइसराय इन द बैटल ऑफ बक्सर 1964 में हारने के बाद ना, ये मुगल एम्पीयर था जिन्होंने कहा था कि भाई दीवानी राइट्स भी तुम ले लो अब, ठीक है। सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इन इंडिया इन 1860। जो सिस्टम जो था बजट का ना इंडिया में, तो 1860 में स्टार्ट हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। भाई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बेझिझक मेरे से पूछ सकता है।